वेक्टर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम वेक्टर का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम आपको वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कैसे करना है ये समझाएंगे। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर के बारे में डिटेल में सब बताया। वेक्टर के मौसा का नाम, फूफा का नाम, चाचा का नाम, क्या होता है वेक्टर, कहाँ से आता है वेक्टर, वो सारी बातें हमने पिछली वीडियो में कर ली हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटीज हों वो ऐड कैसे की जाएंगी। उसके लिए हमने 3 लॉ बना रखे हैं। तीनों लॉ पर बाद में आएंगे। पहले हम साधारण डिफरेंस समझते हैं कि एक क्वांटिटी आपके पास मान लीजिए स्केलर है और दूसरी क्वांटिटी आपके पास वेक्टर है, और इन दोनों को ऐड करते समय क्या अंतर आ सकता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, बाजार से आप कोई सामान लेके आते हैं, 2 किलो चीनी लेके आए पहले, ठीक, आपका मन नहीं भरा, आप 5 किलो चीनी और ले आए, तो आपके घर पर कुल कितनी चीनी आ चुकी है और डब्बे में रख चुकी है, तो ये आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 7 किलोग्राम। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि आप चल के जा रहे हैं ईस्ट की तरफ और 3 किलोमीटर चल के गए, ठीक, आपका मन हुआ और आप एक जगह ओ से ए पर पहुंच चुके हैं, ठीक, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ए से बी अगर मैं सीधे ही चल दूं या आप सीधे ही चल दें और 4 किलोमीटर और चल दें, ठीक, तो आप इनिशियल पोजीशन से टोटल फाइनल पोजीशन पर कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, या फिर इनिशियल और फाइनल के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका इस केस में वो ओ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 किलोमीटर। मगर दूसरी सिचुएशन बनाता हूं मैं, ओ से लेके ए तक तो अभी 3 किलोमीटर ही चलता हूं, लेकिन मैं 4 किलोमीटर इधर ना चल करके मुड़ के इधर चलने लगता हूं बच्चों। ठीक, तो अब आपसे कहा जाए कि अब इनिशियल से फाइनल में आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखेंगे वो ये है और ये है, तो ये कितना है 5, एक मशहूर ट्राइंगल है 3 4 5 वाला, है कि नहीं। तो देखो अब ये वो ओ से लेकर के बी तक का डिस्प्लेसमेंट एक बार 7 आया और ओ से बी तक का एक बार आपका 5 आ गया। अगर मैं ये तीसरी सिचुएशन और बना देता कि आप ओ से लेके ए तक चले हैं 3, ओ से लेके ए तक 3 चल लिए, लेकिन आपका मन नहीं भरा, आप लौट करके ए से लेकर के और बी तक 4 और चल लिए, तो सोचो कि आप इनिशियल पोजीशन से उल्टा और कितनी दूर पहुंच चुके हैं। आप पहुंच चुके हैं 1 किलोमीटर, 4 इधर आ गए ना 3 से चल के, तो ओ बी के बीच में अब नेट आपका जो हो गया है डिस्प्लेसमेंट वो हो गया है 1 किलोमीटर। तो आप ये गौर करें कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते समय अगर ऐसी थी तो सीधा सीधा जोड़ के 7 आ रहा है, लेकिन अगर ऐसी हो जाए जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, तो एक बार 7 भी आ रहा है, एक बार 5 भी आ रहा है, एक बार 1 भी आ रहा है, किसी और एंगल पे मुड़ जाता तो हो सकता है 2 भी आ जाता, 3 भी आ जाता, 4 भी आ जाता। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूं, जब आप वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां एडिशन में ये अंतर आ रहा होता है एक्चुअली एंगल के कारण। आप जो फिजिकल क्वांटिटीज रख रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या है, जितना एंगल यानी कि जो डायरेक्शन होगी उसी के हिसाब से उनका एडिशन होने वाला है। अगर डायरेक्शन सेम है तो वो सेम रिजल्ट स्केलर की तरह जुड़ जाते हैं, अपोजिट है तो घट जाते हैं, वरना आप ये देख लीजिए कि नए नए नियम लग के तैयार हो जाते हैं। अब ये नए नए नियम कैसे लगते हैं, इसे फील कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, जिसमें थोड़ा सा मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया था। मैं यहां पर भी वही करने वाला हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। जैसे मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक। अच्छा, अगर इसको डायरेक्शन की भाषा में कहें तो इसे कह देंगे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, इधर की तरफ साउथ है और इधर की तरफ नॉर्थ है। तीसरी एक और भाषा मैंने आपको वेक्टर वाली बताई थी पिछली क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव को आप आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक यूनिट आई की तरफ, आई का मतलब एक्स एक्सिस। ऐसे ही वाई को आप जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैप लगा हुआ आपको यूनिट के बारे में बता रहा है। यूनिट वेक्टर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। साउथ को हम ऐसे कर सकते हैं माइनस के जे से रिप्रेजेंट, ऐसे ही वेस्ट को आप माइनस के आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मैं ओ से चलना शुरू करता हूं और ईस्ट की तरफ चल लेता हूं फिर से 3, तो मैं यहां पर पहुंच जा रहा हूं ए पर। मैंने मान लिया
कि ये ए पर पहुंच करके मैं 3,0 पर पहुंच गया, मान के लिए पहुंचूंगा ही भाई। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप ओ से लेकर के ए की तरफ 3 पहुंच चुके हैं। अगर आप इसको वेक्टर बनाना चाहें तो मैंने क्या कहा था, जिधर चल रहा है उसके हेड में से टेल घटाओ तो वही उसी डायरेक्शन का आपको वेक्टर मिल जाता है। अगर आप ए से ओ की तरफ का वेक्टर बनाना चाहते तो ओ से ए में, यानी कि इधर हेड हो जाता इधर टेल, तो 0 में से ये घटाते। अभी आपके पास वेक्टर कितना है, मान लो ये एक्स वेक्टर है, तो इस एक्स वेक्टर की वैल्यू कैसे लिखोगे, इस हेड में से इस टेल को घटाओगे तो एक्स वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पर 3 है एक्स की तरफ, ये ओरिजिन है तो ये 0,0, तो 3 में से 0 घटाओ तो 3 बचा आई की तरफ, एक्स यानी कि आई की तरफ, और वाई की तरफ तो 0 का 0 ही है, और जेड का अभी नाम मैंने लिया ही नहीं, जेड और नाम ले लेते, थोड़ा सा आगे के बारे में अभी बाद में बताते हैं। ठीक, अभी थोड़ा फील करा रहे हैं आपको कि एक्स एक्सिस की तरफ ओ ए आप चल लिए हैं, वेक्टर की भाषा में 3i, अगर आप कहते हैं कि मीटर में अगर डिस्टेंस है तो आप कह देंगे 3 मीटर या 3 यूनिट। अब क्या किया, मैं मुड़ गया हूं, मुड़ गया मैं किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो मैं कहूंगा नॉर्थ की तरफ मैं 4 चल के ऐसे आ गया, मैंने कहा नॉर्थ की तरफ मैं 4 मीटर चला हूं। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा 3,4 पर। बोलो क्लियर है बच्चों इतनी बात। अगर 3,4 पर मैं पहुंच गया तो अगर मैं इसका वेक्टर बनाना चाहूं तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि हेड में से टेल घटाओ तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाता है। मान लो ये पॉइंट आपका बी है, तो आप हेड में से टेल कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी वेक्टर कैसे लिखना चाहेंगे, बी को अभी मान लो ये वाई वेक्टर अभी लिखे दे रहा हूं मैं, तो आप हेड में से ऐसे टेल सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलो करते हैं, तो 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका वाई वेक्टर मिलेगा 3 - 3 यानी कि 0 आई कैप, प्लस 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4 जे कैप। बोलो सही है इतनी बात। तो यहां से मैंने ये y वेक्टर ऐसे लिख लिया। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि मैं इनिशियली o से b तक पहुंच चुका हूं कितना, तो यही तो होगा ये वेक्टर। अगर मैं डायरेक्टली यहां से लेके o से लेके b तक का कोई एक z वेक्टर लिखना चाहता बच्चों, तो z वेक्टर अगर इधर की तरफ मैं देखूं तो मैं हेड में से टेल ऐसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका z वेक्टर की वैल्यू कितनी, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 3i, ऐसे ही प्लस 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 4j, ये आपका z वेक्टर हो गया। ठीक, लेकिन अगर मैं ऐसे उल्टा पॉइंट करता इधर की तरफ मैं हेड बना लेता ऐसे, तो फिर मैं 0 में सब्ट्रैक्ट करता, तो फिर मैं -z कहता वेक्टर को, और -z की वैल्यू क्या हो जाती बच्चों, 0 - 3 यानी इसके -3i प्लस 0 - 4 यानी कि -4j। एक बात आप गौर करें कि अगर आप o से a चल रहे हैं और a से b चल रहे हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, इसमें इसको जोड़िए, यानी कि x प्लस वाई जो वेक्टर आपका आएगा वो कितना आ रहा है, 3i प्लस 4j। ठीक, तो अगर आप z वेक्टर देखें तो z वेक्टर भी वही है, तो यानी कि आपका z वेक्टर जो आ रहा है वो x वेक्टर प्लस y वेक्टर के बराबर आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब ये दोनों वेक्टर आपके सेम सेंस में हो। आप ध्यान दें कि अगर आपका ये वेक्टर जहां से खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हो जाए, सोचो अगर मैं उल्टा चल दिया होता, यहां से यहां वेक्टर बनाता, ठीक, तो ऐसा नहीं हो रहा था। आप इधर से इधर चलें फिर उसी के सेंस में इधर से इधर चलें, यानी इधर 3 इधर 4, तभी इनका सम इसके बराबर आ सकता है। यानी कि x प्लस वाई जेड तभी हो सकता है अगर आप इस पूरे ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल नंबर OAB, तो इसमें आप O से लेके A और A से लेके B जिस सेंस में चले हैं और O से लेके B जिस सेंस में चले, ये दोनों अपोजिट पड़ रहे हैं। यानी कि दो वर्टेक्स जो आपकी हैं उनका सम तीसरे के बराबर तब आ रहा है जब ये दोनों सेम सेंस में हो। तो इसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी z बराबर x प्लस वाई, कोई भी दो वेक्टर की एडजेसेंट साइड का सम तीसरे के बराबर तभी आता है जब वो दोनों जो सम कर रहे हो वो दोनों साइडें तो सेम सेंस में हो, यानी जहां से एक खत्म हो वहां से दूसरी शुरू हो, और तीसरी वाली अपोजिट सेंस में होनी चाहिए। यानी तीसरी वाली अगर आपकी अगर ऐसे हो जाती उल्टी तो देखते ये क्या हो जाता, तीनों का सम मिलाकर के 0 हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है z बराबर x प्लस वाई ऐसा कब होगा, जब आप ट्राइंगल में ऐसे चलें, यानी कि दो साइडों को एक सेंस में रखें और तीसरे को अपोजिट सेंस में रखें। ठीक, इसको स्टेटमेंट के तौर पर, लॉ के तौर पर कई तरीके से डिफाइन किया जाता है, डायरेक्टली आपको ऐसे बता दिया जाता है। मैं आपको इसको फील के साथ बता रहा हूं, थोड़ा सा आपसे पहले ही कहूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर 3D वेक्टर को ऐसे रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको चीजें सही से समझ में आएंगी। अब वेक्टर के लिए मैंने आपको पहले भी कहा ये वेक्टर यहाँ का यहाँ पे भी हो सकता है, तो एक वेक्टर खिसका कर यहाँ का यहाँ लिख दो, और ये नीचे वाला वेक्टर x की तरफ 3 चला हुआ कहीं और भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है 3 चल लिए हो, तो मैं खिसका करके कहीं की मारी कहीं पे भी लिख सकता हूं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दो एडजेसेंट साइड का सम तीसरे के बराबर आता है, यही ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। लेकिन वो तभी सत्य है जब ये दोनों ही साइड
एक से दूसरी जुड़ी हो, इनमें से एक भी अगर उल्टी हो गई तो ये सही नहीं होगा, यानी कि आपकी एक साइड ऐसे है और दूसरी साइड ऐसे है, तो तीसरा ये जो आएगा इन दोनों का सम, ये x अगर ये y है तो ये z तभी सम बराबर आएगा जब ये एक की जो हेड है वहां से ही दूसरी की टेल लग जाए। ठीक, अगर इनमें से ऐसा हो गया और ऐसा हो गया ये, तो ये इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आएगा। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं है, एक जहां से शुरू हो दूसरी वहीं, जहां से खत्म हो दूसरी वहीं से शुरू हो, तभी ये काम करता है। इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करवाते हैं एक आध, तो फिर आपको और समझ में आएगा। इससे बढ़िया इसका तरीका हालांकि कोई भी नहीं हो सकता कि आप अगर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर पाए, इस भाषा में समझ पाए, तो यही सही तरीका है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने का। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात करते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन के द्वारा आपको छोटी से छोटी बारीक बारीक बात ढंग से समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि एक इंसान ईस्ट की तरफ चलता है 7 मीटर, ठीक, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ जाता है एंड देन ट्रेवल 24 मीटर टुवार्ड। अब लेफ्ट मुड़ के पहले तो ये देख लीजिए कि इंसान ईस्ट की तरफ चल रहा है, अब लेफ्ट किधर मुड़ेगा, ये आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो ये लेफ्ट मुड़ करके साउथ नहीं चलेगा, सॉरी नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ठीक, तो नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है एंड तब आपसे पूछा जाता है कि 24 मीटर चल गया नॉर्थ की तरफ, फिर बताइए उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। अब ये देखिए एक इंसान ऐसे चल रहा है ईस्ट की तरफ, और ईस्ट की तरफ वो चला है 7 मीटर, ठीक, ये 7 मीटर चल लिया, यहाँ मान लो एक पोजीशन ओ से और ये ए पर पहुंच गया। अब वो लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट वाला हाथ ये, आप ऐसे चलना है, आप ऐसे लेफ्ट मुड़िए, ठीक, और ऐसे मुड़ करके आप खुद को ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया कीजिए, ठीक। मैंने आपको डायरेक्शन के लिए पहले ही बताया है कि हमेशा कॉपी पेन में ऐसे ही डायरेक्शन बनाए, ईस्ट वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, ठीक, ऐसा ही आपको ध्यान में रखना है। तो 7 मीटर ऐसे चले, लेफ्ट मुड़े, 24 मीटर चले, ठीक, तो आप यहाँ पर पहुंच गए 24 मीटर चल करके किसी पॉइंट सी पर, बी पर पहुंच गए, ठीक, ओ से लेके ए और ए से लेके बी। तो आपसे कहा गया नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, ठीक है, तो आपका मालूम पड़ गया है कि ये नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। समझ में आई इतनी बात? हाँ, तो अब आपको ये देखो कि वेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए। वेक्टर के लिए चाहिए दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक। अब ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आखिर मैं निकालूंगा कैसे, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब जब आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो वो मैग्नीट्यूड तो ओ बी है ना, है, ये ओ बी तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इसे राइट एंगल ट्राइंगल लगा करके आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम से ये बताएंगे, ये हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ओ बी का स्क्वायर आपको पता नहीं है, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 24 का स्क्वायर यानी कि 576, इसको ऐड कीजिए, ये आ गया आपका 625, और ओ बी का अंडर रूट कर दीजिए, तो ओ बी वैक्टर आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ओ बी का 25 मीटर, यानी कि आप इस डायरेक्शन में 25 मीटर चल रहे हैं। अगर ये वैल्यू ऐसी आती है, अगर आपको देखो, आप ये देख लीजिए कि ये किधर की तरफ चल रहे हो, डायरेक्शन किधर लिखने वाले हो आप लिखने वाले हो, ये इधर वाली डायरेक्शन क्या है ईस्ट और इधर वाली क्या है नॉर्थ, ठीक, तो आपकी डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ईस्ट का नॉर्थवां भाग। अब ये एंगल अगर आपको एक वैलिड एंगल मिल जाता तो आप ऐसे लिख सकते, मान लो कि ये वाली वैल्यू भी 7 होती और ये वैल्यू भी 7 होती, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 7/7 यानी कि 1 हो जाता, यानी कि 45 डिग्री। तो आप लिख सकते थे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक, और मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, लेकिन अब ये एंगल मिल नहीं रहा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, 7/24 का ऐसा कोई रेशियो आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर sin cos tan में आपको एंगल प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप लिख सकते हैं कि ये किधर की तरफ है, डायरेक्शन थोड़ी सी स्लाइडली किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ है। क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे ही मिलने वाले होते हैं जिसमें कोई ना कोई डायरेक्शन आपको दे दी जाए, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, tan इनवर्स इतने ठीक डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan थीटा की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी बच्चों, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7/24, सॉरी यहाँ पर 24 है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 24/7, तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 और किधर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसे करके आपको ऑप्शन दे रखे हो सकते हैं, ठीक, हो सकता है कि 3-4 ऑप्शन लगा दिए जाएं, साइन कॉस के टर्म में ऑप्शन दे दिए जाएं, मैग्नीट्यूड की जगह कुछ और दे दिया जाए और आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी आए। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं
कि वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटी थी, एक 7 मीटर आप इधर चले और 24 मीटर इधर चले, तो दोनों का सम कितना आया है? 25 आया है। गौर कीजिए, 7 और 24 का वैसे सम कितना आने वाला है? सीधे सीधे स्केलर सम आने वाला है 31। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप इधर ही की तरफ चल लिए होते 24, तो यहां से लेके यहां तक का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता? 31। ठीक, ये 31 सिर्फ तभी हो सकता था जब आपके एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, यानी कि इधर कोई चल रहे थे फिर उधर कोई चलने लगे। ठीक, लेकिन अगर आप उल्टा चलाते इधर वापस, तो ये 7 में से 24 सब्ट्रैक्ट करके ये नेट डिस्प्लेसमेंट बचता है कि नहीं? ठीक, तब आप बचते 17 मीटर दूर। तो ये घटता कब? जब आप एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में 180 का एंगल डिफरेंस रखते हैं तब, और जुड़ता कब? जब इन दोनों को जोड़ करके रखते हैं तब। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जोड़ते समय और ऐसे सब्ट्रैक्ट करते समय कैसे कैसे वेक्टर क्वांटिटीज पे डील किया जाता है, और कोई और एंगल हो तो कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है। अच्छा, इसका और दूसरा तरीका क्या हो सकता था? चलो मान लो कि यहां पर आपका ओरिजिन है 0,0, यहां पर आप पहुंच गए फिर कहां पर? 7,0 पर। यहां पर आप पहुंच गए फिर कहां पर? 7,24 पर। ठीक, फिर भी क्या करोगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। अगर वेक्टर बनाना चाहो तो ये वेक्टर बन जाएगा यहां से लेके यहां तक का एक्स वेक्टर, और एक्स वेक्टर होगा 7i, और ऐसे यहां से लेके यहां तक का अगर वेक्टर बनाना चाहोगे ये होगा 24j। तो फिर ओबी वेक्टर आप यहां से लेके यहां तक का वेक्टर जो लिखना चाहोगे जेड वेक्टर, उसे लिखोगे 7i और 24j, यानी कि 7i और 24j। तो आपको ऐसे भी कह देता मैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए कि अगर 7 मीटर ईस्ट की तरफ चल रहे हैं और 24 मीटर नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं लेफ्ट मुड़ करके, तो आप नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएं तो ये लिखोगे आप 7i और 24j। तो इसके हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। कभी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते समय आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह अप्लाई करना है। आप 7 में से 0 को घटाएं और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 7 - 0 का स्क्वायर प्लस 24 - 0 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और गौर करें, ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लगा करके आप निकाल रहे हैं तो भी ये 25 ही आ रहा है, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक, तो ये आपको वेक्टर के तरीके से भी मैथमेटिकली आप कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सिस्टम लगा करके कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बात आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए तब। चलो एक क्वेश्चन से और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कहानी को थोड़ा और ढंग से समझाने के लिए एक छोटा क्वेश्चन मैंने और लिया है। इसमें मैंने कहा है कि एक आदमी ईस्ट की तरफ 5√3 मीटर चलता है और उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ जाता है, 5√3 मीटर चलता है और रुक जाता है। तब फिर इनिशियल पोजीशन से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। ठीक, ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल पोजीशन से बनाना या फिर वेक्टर सम करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप गौर करें कि यहां से यहां तक चला, कितना चला है बच्चों? 5√3 मीटर। ठीक, एक पोजीशन ए से और इंसान बी पोजीशन पर पहुंच गया है, और किधर चल रहा है? ईस्ट की तरफ। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इधर साउथ और इधर नॉर्थ। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट किधर है? इधर मुड़ना है, और इधर मुड़ करके 10 मीटर चलता है। तो बच्चों यहां पहुंच जाएगा 10 मीटर चल के। ठीक, चलो यहां पहुंच गया। यहां सी पर फिर से राइट मुड़ता है और 5√3 और चलता है। तो अब की बार 5√3 मीटर चल करके सी से डी यहां पहुंच जाएगा। तो अगर आप इनिशियल पोजीशन से देखें तो ये होगा आपका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप गौर करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन अगर आप लिखना चाहेंगे तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ रही है, लेकिन ये एंगल पता चलेगा तभी तो डायरेक्शन लिख पाओगे, और वेक्टर भी तभी लिख पाओगे। वेक्टर में दोनों ही चीजों की जरूरत होती है, डायरेक्शन की और मैग्नीट्यूड की। चलो पहले मैग्नीट्यूड पर चर्चा कर ले रहे हैं। आप ये देखें बीसी वेक्टर जो है, अगर मैं इसको खिसका करके यहां लिखना चाहूं, देखो इसको कंप्लीट करता हूं मैं, ध्यान दें, ये मैंने ऐसे करके कंप्लीट कर दिया। तो आप अगर गौर करें तो ये जो बीसी वेक्टर है उतना ही बड़ा वेक्टर यहां से लेके यहां, मैंने मान लो यहां पर एक पॉइंट ले लिया है एक्स। तो आप देखें एक्स टी वेक्टर और बीसी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर गिराया है, तो ये जो CD है वो 5√3 है, तो ऐसे ही BX भी कितना हो जाएगा बच्चों? 5√3 ही हो जाएगा। तो अब आप एक पूरा ट्राइंगल बना सकते हैं, ये वाला, कौन सा वाला? ADX, ये वाला ट्राइंगल आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो BC है वो DX के पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप कह सकते हैं BC वेक्टर और DX वेक्टर बराबर हैं।
ठीक, ऐसे ही आप कह सकते हैं Vx वेक्टर और CD वेक्टर भी बराबर हैं। ठीक, तो ऐसे करके आप ये एक ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ये वैल्यू 5√3 है, ये 5√3 है और ये 10 मीटर है। बोलो यहां तक बात समझ में आई बच्चों? तो अब इस पूरे ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा करके, कौन से वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल नंबर ADX में पाइथागोरस लगा करके आप AD का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। AD का मैग्नीट्यूड कैसे निकलने वाला है? इसमें आप देख लीजिए, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BX का स्क्वायर प्लस XD का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो BX कितना है, BX है 5√3 यहां तक और 5√3 यहां तक, यानी कि ये टोटल हो गया आपका 10√3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस XD कितना है आपका 10 मीटर और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? AD स्क्वायर मिल जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 100, यानी कि ये आ जाएगा 400 AD स्क्वायर। ठीक है, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ये आ गई आपके पास 20 मीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। ये 20 मीटर आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप इस एंगल को निकालना चाह रहे हैं तो आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। तो एक बार इस पूरे ट्राइंगल में नोटिस करें कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप tan थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर है आपका 10 और बेस है आपका 10√3, यानी कि 10 अपॉन 10√3, 10 से 10 को मार दो तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 की, यानी कि 30 डिग्री। तो दोनों चीजें मिल गई आपको, एक मैग्नीट्यूड मिल गया AD का और डायरेक्शन किधर मिल गई? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पर। तो आप लिख सकते हैं AD वेक्टर इज इक्वल टू 25 मीटर और डायरेक्शन क्या लिखेंगे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ को जा रहे हैं, ईस्ट इधर है और नॉर्थ ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बताओ ये वेक्टर बन के तैयार हो गया कि नहीं? AD वेक्टर, क्यों? उसका मैग्नीट्यूड है 25 मीटर और डायरेक्शन है नॉर्थ से 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। ठीक, तो ये दो प्रकार मैंने आपको बताए। आप इसमें क्या देख सकते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं यहां से लेके यहां AX प्लस XD इज इक्वल टू AD, यानी कि ये प्लस ये का सम जो आया है वो इसके बराबर आया है। अब ऐसा देखो यहां पर हमने कुछ और जुगाड़ बना दी। ये जो आपके सामने BC लिखा है ना, और ये आपने DX लिखा है, यहां से हमने इस वेक्टर में थोड़ा सा ये चेंज किया कि इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, जो हमने पहला नियम सीखा था कि एक वेक्टर को शिफ्ट करके लिख सकते हैं, हमने उसी नियम का इस्तेमाल किया है डायरेक्शन निकालते समय। ठीक, तो वेक्टर में जो भी एक प्रॉपर्टी आपको बताई जा रही है वो बड़े ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट तक जब आप पढ़ते रहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज में ये सारी की सारी चीजें यूज में आती रहेंगी। अभी तो डिस्प्लेसमेंट से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी शुरुआत में आपने इसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वगैरह इसका डिटेल में नहीं पढ़ा होता, इसीलिए वेक्टर को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से आपको समझाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेक्टर के सम को लिखने का एक तरीका और है जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कैसे काम करता है? इसमें वही तरीका लगता है ट्राइंगल लॉ वाला, लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके आपको समझाया जाता है। चीजें वही हैं, जरा देखने की कोशिश करें कि आपके पास मान लीजिए एक वेक्टर A है, ठीक, दूसरा वेक्टर आपके पास B है और B वेक्टर आपके पास मान लो ऐसे दे रखा है, ये रहा आपके पास B वेक्टर और इनका नेट सम आप लिखना चाह रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप एक वेक्टर को खिसका करके कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये B वेक्टर, बस केवल क्या करो, उसकी डायरेक्शन मत बदलो और मैग्नीट्यूड मत बदलो। तो यही वाला वेक्टर आप बिना किसी को बदले हुए यहां लिख दीजिए। ठीक, तो अगर आप ये देखें ध्यान से कि अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसका सम लिखना चाहते इसका, तो ये देखते हैं कि ये B वेक्टर है, तो इसके पैरेलल बिना और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले क्या ये भी B वेक्टर हो जाएगा? तो आप क्या कहते हैं? A वेक्टर प्लस B वेक्टर और बराबर C वेक्टर। ये कब कह सकते थे? या फिर आप इसे कहते हैं रिजल्टेंट या R वेक्टर। तो R वेक्टर की आप वैल्यू लिखते A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ऐसा आप तब कह सकते हैं जब A और B सेम सेंस में हो और तीसरा वाला अपोजिट सेंस में हो, तो एक ट्राइंगल सा बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अब क्या बात बता दूं मैं आपको, इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं ऐसे ऐसे ऐसे, ध्यान दें। तो अब ये गौर करेंगे कि ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और इसके पैरेलल बिल्कुल ये है, और उसी बेस के पैरेलल आपने एक और ये कंप्लीट किया हुआ है ऐसे ये। तो आप गौर करें, बिना मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन बदले ये A वेक्टर जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ क्या ये पैरेललोग्राम बन गया? अब ये जो आपका ट्राइंगल था
और वैसे ही आपके पास ये जो ट्राइंगल था, ये दूसरा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर भी कह सकता हूं क्या नहीं मैं, बताइए। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आर वेक्टर भी कह सकता हूं। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आर वेक्टर, और ऐसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर भी क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर भी है आपका आर वेक्टर। ठीक, तो ये आपको एक बात बता दूं कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो हो जाता है यहाँ। अब इसको इस तरह स्पेशल तरीके से क्यों बता रहे हैं सर, वो तो हमें मालूम ही है 5 + 4 बराबर 4 + 5 है, लेकिन ऐसा मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ वेक्टर सम में चीजें गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए आपको ये समझा करके बता रहा हूँ। इसे कहते हैं क्युमुलेटिव लॉ। ठीक, क्युमुलेटिव लॉ यानी कि जो आपका वेक्टर है वो क्युमुलेटिव लॉ को तो फॉलो करता है। ठीक, ये बात आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपका दूसरा एक और लॉ बन के तैयार हो गया कि ये जो आर है ना आपका, ये आर ऐसे काम कर रहा है जैसे अगर बी वेक्टर और ये बी वेक्टर सेम पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स हो गई है, ऐसे ए और ए ये पैरेललोग्राम की साइड हो गई। तो गौर करो ये एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं। अगर मैं इनके पॉइंटों के नाम दे दूं WXYZ, तो आप देखें WXYZ क्या एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें जो दो एडजेसेंट साइड हैं उनका सम तीसरी के बराबर जो आता है, ये ट्राइंगल लॉ हो गया। और पैरेललोग्राम में ये हो गया कि अगर दो वेक्टर की ये दोनों साइड ए और बी दे रखी है तो रिजल्टेंट जो आता है यानी कि इन दोनों का सम, कोई भी दो वेक्टर की टेल से टेल जोड़ दो और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा और वो होगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम लॉ है, यानी कि कोई भी दो वेक्टर हैं ए वेक्टर प्लस और दूसरा बी वेक्टर, तो इनका सम जो होगा वो क्या होगा, वो डायगोनल के बराबर हो जाएगा अगर ये दोनों पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हैं। तो ये आपका लॉ कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ भी तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं, एक पैरेललोग्राम बना करके या फिर शिफ्ट कर करके आपको ध्यान में रखना है क्यूमुलेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन के द्वारा इस पूरी चीज को और समझाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिखे हुए क्वेश्चन पर एक बार गौर कर लीजिए बच्चों। क्या लिखा है कि 4 मीटर मैग्नीट्यूड के साथ एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ दे रखा है और दूसरा वेक्टर वी दे रखा है 3 मीटर मैग्नीट्यूड के साथ वेस्ट की तरफ। ठीक, तो ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, इनमें आपको a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं देख के आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, चित्र द्वारा समझने की कोशिश करें। ये ईस्ट है आपका और ये नॉर्थ है और ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक, तो आपके पास एक वेक्टर दे रखा है 4 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ये 4 मीटर नॉर्थ की तरफ एक वेक्टर आपका बन के तैयार हो गया, एक्स वेक्टर मान लीजिए चलो इसे। ठीक, दूसरा वेक्टर 3 मीटर टुवर्ड किधर है, वेस्ट है, तो 3 मीटर आपका ये वेस्ट की तरफ दूसरा वेक्टर आपके पास बन के तैयार हो गया। और a + b आपको निकालना है, तो आपको मालूम पड़ गया है कि इनका नेट रिजल्टेंट बीच में कहीं आने वाला है, दोनों एडजेसेंट साइड का सम। ठीक, तो इसका नेट सम इधर आने वाला है और ये उधर की तरफ ज्यादा आता है जिधर की तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो 4 इधर ज्यादा है और 3 इधर कम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, आप ऐसे समझिए कि ऐसे ये मान लो एक खंभा गड़ा हुआ है यहाँ और एक इंसान रस्सी से इसको इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों ताकत लगा रहे हैं। जैसे मान लो, चलो मैं इधर करता हूँ थोड़ा सा आपको समझा पाऊंगा। ये खंभ गड़ा हुआ है ऐसे, एक इंसान इधर खींच रहा है, एक इधर, एक ने इधर ताकत लगाई, एक ने नीचे लगाई, ये किधर जाएगा बताइए, ये किधर जाएगा, ये ना तो इधर जाने वाला है ना इधर, कहीं बीच में आएगा और जो ज्यादा ताकतवर होगा उधर की तरफ ज्यादा आएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये 4 वाला ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो 4 की तरफ थोड़ा सा ज्यादा भागेगा और नेट इधर ही की तरफ बीच में कहीं आने वाला है। बोलो मेरी बात समझ में आई है नहीं। ठीक, फिर मैंने आपसे कहा है कि ये बिल्कुल क्या हो गया है, पैरेललोग्राम की ये दो साइड हैं, तो क्या करो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ बना दीजिए 4 मीटर, ये बन गई आपकी तीसरी साइड। ठीक, ये हो गई आपकी 4 मीटर और इसे पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये देखो ये डायगोनल है कि नहीं, क्या ये डायगोनल ही आपको पता लगाना है, यस सर। ठीक है, तो ये 4 है ये 3 है, तो आप ये r की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, ये राइट एंगल ट्राइंगल देख लीजिए, ये हो जाएगी आपकी 5 मीटर। ऐसा तो मैं कई बार बता चुका। अब इसकी डायरेक्शन किधर लिखें, डायरेक्शन हम चाहो तो ये लिख सकते हैं, ये एंगल आप देख लीजिए कितना है, इस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू इसकी आएगी, अगर ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है, तो आप अगर इसमें साइन थीटा लगाते हैं तो 4/5, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, इसमें थीटा की वैल्यू आ जाती है 4/5 पे 53 डिग्री। ये मसूर ट्राइंगल के ये एंगल आप याद रख लीजिए, हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। ये आपका 3 है, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है और ये हाइपोटेन्यूस 5 है और ये एंगल अगर थीटा है तो इसमें साइन थीटा जो आएगा ऐसे करके कैलकुलेट करने पर 4/5 आएगा, तब थीटा की वैल्यू हो जाती है 53
और ये एंगल हो जाता है 37। तो cos 30 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, cos थीटा की वैल्यू 3/5 और ये हो जाता है 37 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल आपको याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। और इसी प्रकार से tan थीटा यानी कि tan 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। tan 53, ये एंगल थीटा 53 चल रहा है। ठीक, tan 53 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3। तो 3, 4, 5 का ट्राइंगल याद हो, उनमें आपको cos 37 की वैल्यू, sin 53 की वैल्यू, sin 37 और cos 53, cos 37, ये सब तुम्हें याद होनी चाहिए वैल्यू। और इसी ट्राइंगल में ये सारी की सारी वैल्यू मिल जाती हैं। अगर ये वाला 53 आया है तो ये वाला फिर कितना हो जाएगा 37। तो इसी प्रकार से आप चाहो तो sin 37 की वैल्यू लिख सकते हैं, वो 3/5 हो जाएगी। ऐसे ही cos 37 की वैल्यू लिखोगे तो वो 4/5 हो जाएगी। ऐसे करके ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये थीटा कितना आया आपका 53 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं 5 मीटर किधर, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट से। ठीक, तो आप लिखेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट और एंगल कितना 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गए। आप दोनों तरीके लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, दोनों का काम एक ही है। रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको अप्लाई करना है। आपको कोई भी वेक्टर निकालते समय दो चीजें पता होनी चाहिए, और वो दो चीजें क्या हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। नाम लेके आपको डराया जा रहा है, काम दोनों का एक ही है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, आप क्या किया कीजिए, हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया कीजिए। तो आप देखो यहां से लेके यहां तक का ये 4,0 हो जाता, 0,4, यहाँ से लेके यहाँ 0,3,0 हो जाता है। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रिजल्टेंट निकाल दो, हमेशा ऐसा ही करो। ठीक, आराम से हो जाता है। 3D में और थोड़ा से और एक कोऑर्डिनेट जेड वाला और आ जाता है, उसकी वैल्यू और निकालना सीख जाओ, फिर कुछ भी कठिन इसमें नहीं होता। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको तरीका पता ही चलेगा। आपको अगर कोई वेक्टर मिल जाए, चलो मैं इसको थोड़ा सा साफ करके यहाँ आपको बताता हूँ। किसी ने आपके सामने एक वेक्टर लिख दिया है, ए वेक्टर 2i + 3j और 4k, तो ये कहां से पहुंचा होगा? वो जब कुछ नहीं कहा जाता तो ये पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, यानी कि आप 0,0,0 से शुरू हुए होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सीधे लगाना है, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडररूट कर देना है। यही OA का आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अगर आप O से A की तरफ शुरू हो रहे हैं। तो ये डिस्टेंस आपका मैग्नीट्यूड हो गया। थीटा बीटा लगा करके एंगल निकाल लो यार। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड जो आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से सीधे आ जाता है। अगर आपको वेक्टर ऐसे पोजीशन वेक्टर दे रखा हो तो जीरो करने की जरूरत नहीं, सीधे इनके स्क्वायर करके अंडररूट कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मॉड ए मिल गया, इसका अंडररूट कर दीजिए। ये कितना हो गया, 16 और 9 25 और 25 और 4 29, √29 आ गया आपका मॉड ए। ठीक, मॉड ए कितना आया फिर, नहीं मॉड ए की बात हो रही, तो √29 आया है। ठीक, तो क्या करो, अगर आपको मान लो ए कैप पूछ लिया जाता यूनिट वेक्टर, क्या करो, इस √29 से पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√29 i कैप प्लस 3/√29 j कैप, ठीक है, प्लस 4/√29 k कैप। क्यों इसे मैं यूनिट वेक्टर कह रहा हूं? अब इसका स्क्वायर करके फिर मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, बनी आएगा। ठीक, तो ये ए कैप, यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तरीका क्या है, तरीका आप समझ ही गए हैं, इनकी स्क्वायर करके अंडररूट कर दीजिए, वही मैग्नीट्यूड होता है। क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगा रहा है यार, 3D में सेम चीजें हैं, सेम प्रोसीजर है। आप डिफरेंट टाइप से कर करके डराए जाते हैं पैरेललोग्राम ट्रायंगल लो। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप शुरुआत में 11th में आए पहली बार, वरना मैं तो आपको सीधे सीधे कहता कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। और एंगल निकालने के लिए ये तरीके अपना दीजिए, कोई भी ट्रायंगल देख लीजिए और उसके हिसाब से एंगल बता दीजिए। तो ही चीजें तो चाहिए वेक्टर के लिए, चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नहीं तो ऐसे लिखा छोड़ दीजिए, क्या बुराई है, ये भी तो एक वेक्टर ही है। बिल्कुल ऐसे ही लिख के छोड़ते हैं, आगे जाओगे तो आगे ऐसे ही छोड़ने को मिलेगा। आप क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें और पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख करके ये वैल्यू रख दें, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, वरना आप देखते रहें, दुनिया भर की बकवास करते रहें, पैरेललोग्राम अलग पढ़े, ट्रायंगल लॉ अलग पढ़े, और जाने कितना डरेंगे आप उससे। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको इसको 3D में रिलेट करना आना चाहिए। एक बार आ जाता है फिर ये सारी की सारी चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं। तो थोड़ा सा जल्दी हो जा रहा है, मैं इसीलिए हुआ क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूं कि मैं ये ट्रायंगल लॉ नए तरीके से याद रखूं, एक एडजेसेंट साइड इसमें लगाऊं। ये लॉ कुछ भी काम नहीं करते, करते हैं भाई, करते हैं प्रॉपर, लेकिन ये करने का तरीका जो है ना 3D वाला ऐसे, ये बड़ा आसान बना देता है सारी चीज़ों को। तो ये आपको एक तरीके से याद होना चाहिए प्रॉपर, इसीलिए मैं ये आपसे कह रहा हूँ। चलो मैं अगला लॉ बताता हूँ, खैर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काम जरा देखिए, लॉ को लिखने से पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ ए पॉइंट से और बी पर आप यहाँ पहुँच गए, ऐसे ही बी से सी तक आप ऐसे चल के यहाँ पहुँच गए, सी से डी तक ऐसे चल के आप यहाँ पहुँच गए, ऐसे ही डी से लेके ई तक चल के आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और ई से लेके एफ तक चल के आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, और एफ से लेके जी तक चल के यहाँ पहुँच गए। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ,
ए से लेके जी तक डायरेक्ट। तो आपका जो यहाँ से लेके अगर मैं इसको लिखता A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, A5 वेक्टर, A6 वेक्टर और ये A7 वेक्टर, अगर मैं इन सब वेक्टरों को बनाता तो आपको कहानी बता दूं कि ये जो आपका A7 वेक्टर आ रहा है ना, A7 वेक्टर, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 के सम के बराबर आता है। यानी कि अगर आपने एक कंप्लीट पॉलीगॉन कोई भी बनाया है, जरूरी नहीं कि इतना बड़ा हो, छोटा सा भी हो सकता है, आप अगर ऐसे भी लिखना चाहें A1 A2 और A3 ऐसे, और ये है आपका A4, तो A1 और A2 और A3 का जो सम आएगा वो A4 के बराबर हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कोई भी कंप्लीट पॉलीगॉन हो, ये 4 साइड वाला बना लिया, ये मैंने 7 साइड वाला बना लिया, अगर इन दोनों में ही आप ये देखें कि ये साइड है जैसे जैसे चल रही है एक ही सेंस में, तो इनका सम जो आ रहा है वो इस A4 के बराबर आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें कि अगर मैं इस वाली साइड को लिखता, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे जरा गौर करें, A1 तो ये क्या कहलाता है, A1 प्लस A2 कहलाता कि नहीं, ये वाला, क्योंकि ये दोनों साइडें एक साथ एक सीध में जुड़ी हुई हैं, तो ये तीसरी साइड पहले दूसरी का सम होगी कि नहीं। सोचो ये और ये भी तो एक सीध में जुड़ी हुई है, जहां से इसका हेड खत्म हुआ वहां से इसका टेल शुरू हो गया है, तो A1 प्लस A2 किसके बराबर हो गया, A3 के, तो सॉरी A1 प्लस A2 प्लस A3 अब किसके बराबर हो गया, A4 के। तो वही तो मैंने कहा है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस इज इक्वल टू A4 के बराबर हो जाता है। अब ऐसे इसमें जरा समझो, थोड़ा सा बड़ा है, आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। A1 प्लस A2, अगर मैं यहां से लेके यहां तक वेक्टर लिखता तो आप क्या देखते कि ये वेक्टर जो है ना AC वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आती, क्या ये A1 प्लस A2 आती बच्चों जी। अब देखो यहां से ये एक शुरू हुआ, सॉरी यहां से ये खत्म हुआ C पे, वहीं से ये शुरू हो गया, तो अगर आप ये वेक्टर लिखना चाहते, ये वाला वेक्टर AD वेक्टर, तो वो क्या होता, A1 प्लस A2 और प्लस A3, ये होता कि नहीं, यानी A1 प्लस A2 और प्लस A3 हो जाता क्या। अब सोचो कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक का ये वेक्टर लिखना चाहता, ये, तो इसमें ये प्लस ये, देखो हर बार फिर से ट्राइंगल लॉ लग गया, ये लग गया कि नहीं। तो अगर आप ये AE वेक्टर लिखना चाहते हैं तो AE वेक्टर क्या लिखते हैं आप, AE वेक्टर को लिखते A1 प्लस A2 प्लस A3 और उसमें कौन सा और जोड़ दो, A4, क्योंकि ये भी तो एक कंप्लीट ट्राइंगल है, तो जहां से ये साइड खत्म हुई है वहां से ये शुरू हो गई है। तो फिर अगर AE का मतलब लिखना चाहो इस ट्राइंगल में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस A4, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये आपका आ गया ये AE। अब सोचो यहां से लेके यहां तक AE में अगर मैं A5 जोड़ दूं तो सोचो AF आ जाएगा कि नहीं। तो AF क्या है आपका, AF है आपका A5 प्लस AE, बोलो है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक। तो ये पैरेलल, कोई भी पॉलीगॉन हो उसमें साइडें अपने आप एडजेसेंट साइड चलती जा रही हैं और ये सारे के सारे ट्राइंगल लॉ को फॉलो करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर AE में अगर A5 जोड़ दो तो AF हो गया, और अगर आप AF में A6 जोड़ दो तो सोचो क्या A7 नहीं हो गया, ठीक। तो AF में आप क्या जोड़ दें, A6 जोड़ दें। देखो ये वाला भी एक कंप्लीट ट्राइंगल है, जहां से इसकी साइड खत्म हुई वहां से ये शुरू हो गई, तो अगर आप AF में A6 जोड़ देंगे तो आपका ये अपोजिट सेंस में ये तीसरी साइड बन गई A7, यानी कि आप लिख सकते हैं AF प्लस A6 वेक्टर इज इक्वल टू A7। और सोचो AF क्या है, A5 प्लस A3, और A5 क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो सोच A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और प्लस A6 बराबर A7 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि कोई भी कंप्लीट पॉलीगॉन बना लो। अब ये ट्राइंगल लॉ था, 4 के लिए ये हो गया, 7 8 के लिए ये हो गया, 25 का बना लो भाई, तो भी तो कंप्लीट साइड होकर के लास्ट में वही आने वाला है ना। इसी को पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। अब गौर करें, ये एक चीज एक लॉ को और फॉलो करता है। इस लॉ को फॉलो करने का मतलब होता है, वो आपको समझाता हूं। पहले आप कोई भी पॉलीगॉन बना करके देख लिया कीजिए कंप्लीट। अब जैसे मैंने आपके सामने एक और बना लिया होता, जरा और समझाने की क्लैरिटी लाने के लिए एक और पॉलीगॉन बना करके आपको समझाता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। मान लीजिए अब की बार मैं आपके सामने एक पहली पॉलीगॉन बना रहा हूं, ऐसे 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 और ऐसे। देखो मान लो कि यहां से मैं शुरू होता हूं A B C D और E, और इन वेक्टरों के नाम दे दिए मैंने A1 A2 और A3 A4 और ये है आपका A5। ध्यान दें, तो अगर आप यहां से ये वेक्टर लिखना चाहते AC, तो क्या ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है? जी सर बिल्कुल कर रहा है। तो आप क्या लिखते, AC वेक्टर की वैल्यू आप लिखते बच्चों A1 प्लस
A2 वेक्टर, लिखते कि नहीं? ठीक, तो ये हो जाता आपका A1 प्लस A2 वेक्टर। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई? चलो फिर आगे देखते हैं। अब सोचो अगर मैं ये एक वेक्टर बना के तैयार करता, इस वेक्टर को कहता मैं AD, तो AD वेक्टर क्या लिखते हैं आप? AD वेक्टर लिखते ये AC वेक्टर प्लस A3 वेक्टर, क्योंकि देखो यहां से यहां जो खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हो गया, तो इस पूरे ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल लॉ का वाला सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया? यानी कि आप AC वेक्टर में A3 और जोड़ दें तो AD मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे AC वेक्टर प्लस A3 वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। ठीक, अब आप अगर इस पूरे ट्राइंगल को देखें, इतने बड़े वाले को, ये इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इसमें AD वेक्टर में A4 और जोड़ दें तो AE मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्योंकि जहां से AD वेक्टर खत्म हुआ है वहीं से A4 वेक्टर शुरू हो गया है, और वही किसके बराबर है? A5 वेक्टर के बराबर है। यानी कि आपका जो A5 वेक्टर हो जाएगा उसे आप लिख सकते हैं AD वेक्टर प्लस A4 वेक्टर। ठीक है बच्चों? हाँ, चलो AD कितना है? A5 को आगे बढ़ाओ, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसको मान लो फर्स्ट। तो अब A5 को आगे बढ़ाते हैं तो A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसे उठा करके यहां पुट कीजिए, यानी कि AC वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर इज इक्वल टू A5। अब सोचो AC कितना है? AC है A1 प्लस A2, तो A5 वेक्टर क्या हो गया? A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर। यानी कि सारी की सारी अगर साइड है, कोई भी पॉलीगॉन की साइड एक ही सेंस में चलती हैं, तो इन सब का सम जो लास्ट वाली साइड है उसके सम के बराबर आता है, यानी इन साइड्स का सम इसके बराबर आ रहा है, यही कहलाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई भी कंप्लीट पॉलीगॉन हो उसके लिए ये लॉ काम करता है। ठीक, अब इसमें आपको एक चीज और बता दूं कि एक जो ऐसे लिखा जाता है ना, A1 वेक्टर प्लस A2 प्लस A3 वेक्टर, ये आता है आपका A1 प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 के बराबर। मतलब कि अगर आप कोई दो वेक्टर A1 प्लस A2 जोड़ें उसमें A3 जोड़ दें, या फिर A2 प्लस A3 जोड़ के उसमें A1 जोड़ दो, ये दोनों बराबर ही आते हैं, और इसे कहते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब ये एसोसिएटिव लॉ इसमें आप कैसे देखेंगे? इसे अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये A1 प्लस A2 प्लस A3, आप एक बार इस AD वेक्टर को देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक। इस AD वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं AC प्लस BC, और AC कितना है? AC है A1 प्लस A2, और इसमें आप जोड़ दीजिए A3, है कि नहीं? एक बार यहां से एक वेक्टर आप बनाएं, ये अगर इस वेक्टर पर गौर करें, ये BD वेक्टर, इस BD वेक्टर को देखेंगे आप कि BD वेक्टर आपका जो है वो है A2 प्लस A3, A2 प्लस A3। इस पूरे ट्राइंगल को देख लीजिए, ये इस ट्राइंगल में आप BD वेक्टर को क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से, जहां से ये वाला वेक्टर खत्म हुआ वहां से ये शुरू हो गया इधर वाला, तो आप A2 प्लस A3 को BD वेक्टर लिख सकते हैं, A2 प्लस A3 को। सही है? ठीक, अब दोबारा AD वेक्टर को एक बार देखिए। AD वेक्टर को आप ये भी लिख सकते हैं A1 वेक्टर, देखो A1 प्लस BD, A1 में BD जोड़ दो तो आपको AD मिल जाएगा, क्योंकि आप इस वाले ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल नंबर ABD, इस वाले ट्राइंगल में अगर AD वेक्टर लिखना चाहें तो AD वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं A1 वेक्टर प्लस BD वेक्टर, है कि नहीं? और BD वेक्टर कितना है आपका? BD वेक्टर है A2 प्लस A3। तो थोड़ा सा मैं इसको और यहां लिखता हूं कि आप AD वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं A1 में क्या जोड़ करके? A2 प्लस A3 जोड़कर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आप ये देख लीजिए कि A1 प्लस A2 में A3 जोड़ दो तो भी AD वेक्टर मिल रहा है, और A1 में A2 प्लस A3 जोड़ दो तो भी A3 मिल रहा है, और इसी को कहते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ। यानी कि आप पहले दोनों को जोड़ के तीसरा जोड़ लो, या फिर पहले को जोड़ के दूसरा तीसरा जोड़ लो, सेम रिजल्ट आते हैं। ठीक, वैसे तो नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज में आते भी हैं, लेकिन वेक्टर में थोड़ी हर चीज अजीब आ रही है, इसलिए हम बड़े ध्यान से एक एक बात आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिजल्टेंट निकालने का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उनमें रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर निकाला है, 180 पर या 0 पर। अब हम कल जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, या फिर अगली वीडियो जब भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे कि हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा
अब उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन उसी पे बनते हैं। जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वो आएगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फोर्स के लिए, फील्ड के लिए आगे जितने भी फोर्स पढ़ने वाले हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन सब में, और फील्ड के जितने भी फॉर्मूले पढ़ने वाले हो 12वीं तक, उन सब में वो फॉर्मूला बड़ा काम में आता है। इसीलिए वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और वो तभी समझ में आएगी जब आपने इस पर दिल लगा करके काम किया है। अगर इतना काम आप करते रह रहे हैं, साथ ही में इसमें नोट्स आपके लिंक डालूंगा ही, और इसी के साथ में इसमें क्वेश्चन भी डालूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके लिए पूछने के लिए टेलीग्राम की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में ही, आप मुझे कहीं भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।